हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स। यहाँ पे आप एंड यूज़ करेंगे ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वीडियो में। और ये टॉपिक जो लिया गया है ये लिया गया है आपके चैप्टर नंबर 3, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है जी, तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को वन बाय वन। तो जो सबसे पहले जो हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि अगर एग्रीकल्चर ना हो तो इकोनॉमी की हालात क्या होगी, उसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। और ज़्यादातर जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया के मामले में, तो एग्रीकल्चर को जो है एक किस्म से एक ऐसा जो है बिज़नेस या एक ऐसा ऑक्यूपेशन मान लिया है लोगों ने कि ये सिर्फ जो है अनपढ़ लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई और काम नहीं है। और यहीं से जो है एक बड़ी गलती स्टार्ट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर हम एक बिज़नेस के रूप में लेके आते हैं तो रियल में क्या होगा, इकोनॉमी का जो है एक ग्रोथ जो है या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उसको काफ़ी एक बूस्ट मिलेगा, एक बिग पुश मिलेगा। और वो हम यहाँ पे जो है इस इम्पोर्टेंस के अंदर चेक करेंगे कि एग्रीकल्चर को इग्नोर करके सिर्फ इंडस्ट्री या ट्रेड पे फोकस करके हम जो है डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकते। एग्रीकल्चर पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मतलब आपकी जो जीडीपी जब भी आप एस्टिमेट करते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने किया था, तो हम यही देखते हैं कि जो वैल्यू एडिशन की प्रोसेस है या प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो प्राइमरी सेक्टर में उसकी क्या वैल्यू है, सेकेंडरी सेक्टर में उसकी क्या वैल्यू है और टर्सरी जो सेक्टर था वहाँ पे क्या वैल्यू है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो सीधी सी बात है कि जो मैक्सिमम जो काम है प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो किसका है, एग्रीकल्चर का है या फिर इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ का है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जीडीपी जो आती है वो सिर्फ 3 ही सेक्टर से आती है। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का जो एक मेन रोल है हमारी जीडीपी के अंदर, उसमें कंट्रीब्यूशन है। और वो कितना है, तो अभी जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें 2018-19 की, तो ये था 14.4%। मतलब अगर हमने अपने देश में 100 रुपये कमाए हैं तो उसमें से 14 रुपीज़ 40 पैसा जो है वो कहाँ से आया है, एग्रीकल्चर से आया है। तो ये जो है एग्रीकल्चर का जो है कंट्रीब्यूशन है। ये अभी जो है परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम है दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको जो है 1950 के आसपास अगर चेक करते तो लगभग हमारी जो इनकम है उसका 50% कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो हमारे जीडीपी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर, और बिना एग्रीकल्चर को हम क्या कर दें, मिस कर दें किसी वजह से, तो हमारा जीडीपी जो है काफ़ी जो है उसमें डाउनफॉल देखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो वो है जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो है इनडायरेक्ट क्या कंट्रीब्यूशंस हैं वो धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे पॉइंट्स के ऊपर तो आपको जो है समझ में आता जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा जो पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होती हैं, ये हैं जैसे फूड आइटम्स हैं, क्लोथिंग की बात करते हैं, ये वो बेसिक गुड्स हैं जो आपको लाइफ में जो है सर्वाइव करने के लिए जो है आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर ये गुड्स अगर आपको अवेलेबल है तभी आप किसी और जगह पे काम करेंगे। अगर आपको फूड अवेलेबल नहीं है तो हर व्यक्ति का जो प्राइम जो काम होगा वो ये होगा कि वो अपने लिए फूड का प्रोडक्शन करे, वो इंडस्ट्री या ट्रेड के अंदर जो है फोकस नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ की सिचुएशन में है या डेवलप्ड है और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि लोगों के लिए सरप्लस अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन पे लोग जो है क्या होंगे, वो आसानी से जो है ये डिसीजन ले पाएंगे कि इंडस्ट्रीज़ या जो दूसरे जो ऑक्यूपेशंस हैं वहाँ पे काम किया जाए, क्योंकि बेसिक जो गुड्स हैं वो एग्रीकल्चर जो है कंप्लीट जो है क्या कर रहा है, उनको सप्लाई कर रहा है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर को हटा दें, व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज़, बाजरा, ऑयल सीड्स, तो आप ये देखिए कि जीवन जो है एक किस्म से दुश्वार हो जाएगा, इनके बिना जीवन है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बात कर सकते हैं कि अभी जो पॉपुलेशन जो है, ये आपका ओल्ड डाटा है, अभी हमारी जो पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा जा चुकी है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या करता है, ये वेज गुड अवेलेबल करवाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ये पॉपुलेशन अगर जी रही है तो ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर पॉपुलेशन का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना है,
ताकि वो एक अच्छा जीवन जी पाएँ। तो ऐसे कंडीशन पे एग्रीकल्चर का जो है डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 पॉइंट्स हमारे सामने हो गए कि एक तो लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तभी काम करेंगे जब उनके पास वेज गुड्स अवेलेबल होंगी, वो सिक्योर होंगे, और वो तभी होंगी जब वो एग्रीकल्चर जो है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का एक जो है बिगेस्ट सोर्स है इंडिया में। ख़ास तौर से अभी भी जो है अगर आप प्रेजेंट में काउंट करेंगे तो 41% जो लोग हैं आपके वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड हैं। मतलब देश में अगर 100 वर्कर हैं जो काम करना चाहते हैं तो 41 जो वर्कर्स हैं वो अकेले एग्रीकल्चर ने जो ऑब्जर्व किए हुए हैं। आप ये मान के चलें कि एग्रीकल्चर को हम माइनस कर दें तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या होगी, तो चारों तरफ आपको अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी? 41% तो डायरेक्ट जो है क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हैं आपके 59% के आसपास वो जो हैं धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है बंद होने से हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलता है। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के लिए जो रॉ मटेरियल आता है लगभग आप ये मान कर ले 70 से 80% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको क्या करती हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। चाहे मेडिसिन्स की बात कर लें, चाहे टेक्सटाइल्स की बात कर लें, ठीक है जी। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्ट मिनरल्स को यूज़ करती हैं। ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो ये सभी जो है क्या करती हैं, अपने रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेके आती हैं। तो आप एक बार एग्रीकल्चर को मिस कर दीजिए तो इनसे रिलेटेड जो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते थे वो भी अपने आप क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। और हो सकता है कि हमारा जो है 80 से 90% लोग जो है क्या हो जाएं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई। तो क्या डाटा यहीं पे रुकेगा? नहीं भाई, अभी तो हम देखते जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। वहाँ पे ये जो है क्लियरिटी आती जाएगी कि अल्टीमेट जो है क्या होगा अगर हम एग्रीकल्चर को इग्नोर करके चलें और बाकी चीज़ों पे क्या कर लें, फोकस कर लें। फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमारा है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब मान लेते हैं इंडस्ट्रीज़ आपने लगाई है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने क्या कर दिया है, प्रोडक्शन कर दिया है। तो क्या इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो सारा जो इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वो कंज्यूम कर लेंगे? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो उसको आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और मार्केट में वही लोग परचेज कर पाएंगे जिनके पास परचेजिंग पावर है। तो हमारे 40% से ज़्यादा लोग तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो डिमांड जनरेट होती है वो इसी वजह से जनरेट होगी कि उन 40% की जिम में पैसा है या नहीं। और वो पैसा कब आएगा? जब एग्रीकल्चर जो है क्या करेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी को दिखाएगी, अच्छी इनकम को दिखाएगी। तो ये जो इनकम है ये क्या करेगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है डिमांड जनरेट करेगी, और फिर जो है इंडस्ट्रीज़ जो है एक प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो आप ये मान के चलें कि जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स की बात करें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या मशीन्स की बात करें, जो है जी उनकी सब की डिमांड जो है किसके साथ जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर के आउटपुट के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका जो है आप एग्जांपल देख भी सकते हैं। तो हमारे देश में जो है जैसे मार्केट में जो सीजन्स की बात करते हैं कि हाँ जी अब जो है मार्केट में सब कुछ बिक जाएगा, तो वो सभी सीज़न जो है ना वो कुछ फेस्टिवल्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे खास तौर से दीपावली की बात कर लेते हैं, होली की बात कर लेते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये किस्म से आप देखेंगे कि जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 10, 15, 20, 25 दिन के अंदर क्या होगा, मार्केट में क्रॉप्स आएंगी, या अभी 10-15 दिन पहले मार्केट में क्रॉप्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति की जेब में पैसा है। तो वही सीज़न जो है मार्केट के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर तरफ जो है परचेजिंग पावर नज़र आती है, और चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, जो भी सप्लाई की गई हैं मार्केट के अंदर वो क्या हो जाती हैं, ईजिली बिक जाती हैं। तो सबको प्रॉफिट होता है। तो ये होता है ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप ये देखें जैसे शादियों का सीज़न है, किसी भी तरीके का जो है कोई बड़ा अगर हम मार्केट में ये लगा के चलते हैं बूस्ट आया है, तो वो सारा का सारा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके आसपास घूमता है। आप एक बार एग्रीकल्चर को जो है फेल करके देखें, जैसे मानसून फेल हो गया और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम आया है, तो आपको पूरा जो हिंदुस्तानी इंडियन जो मार्केट है वहाँ पे हर जगह आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन लाइक कंडीशंस नज़र आएंगी। तो एग्रीकल्चर को हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करें तो वो आता है इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड है उसमें भी जो है एग्रीकल्चर का क्या है, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और आप ये देखें कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और अगर हम ट्रेड की टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 11% जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट
किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर 100 रुपये अगर आपने एक्सपोर्ट से अर्न किए तो इसमें से लगभग 12 रुपये जो है कहाँ से आएंगे, वो एग्रीकल्चर से आते हैं। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो टी की बात कर लेते हैं, जूट की बात कर लेते हैं, कैश्यूनट की बात कर लेते हैं, टोबैको की बात कर लेते हैं, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है और उस फ़ॉरेन एक्सचेंज को जो है इंडिया यूज़ करता है ऐसी चीज़ें को इंपोर्ट करने के लिए, जो है चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों। तो एग्रीकल्चर जो है देश की ग्रोथ में इस तरीके से मदद करता है क्योंकि फॉरेन ट्रेड में जो है इसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो डोमेस्टिक ट्रेड में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसको आप जो है ना एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मार्केट में जो भी जैसे आपको जैसे ट्रक वगैरह जो है सामान को लोड करते हुए नजर आएंगे इधर से उधर जाते हुए, या रेलवे की बात करें तो आपको पता चलेगा कि जो 40% जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। तो आप एग्रीकल्चर को हटा दें, आपका 40 से 50% जो है ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, यहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो डोमेस्टिक ट्रेड में जो है कंट्रीब्यूट करती है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को क्या है वो जीवित रखे हुए है, इंटरनेशनल ट्रेड से जो है फॉरेन एक्सचेंज हमें अर्न करके देती है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके लिए डिमांड जो है क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करती है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, ठीक है जी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि एग्रीकल्चर को जो है किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अभी जो है लास्ट पॉइंट और है वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपने देखा होगा दुनिया में जो भी झगड़े हुए हैं वो ज़मीन पे हुए हैं, लैंड पे हुए हैं। हर व्यक्ति जो है वो लैंड को एक्वायर करना चाहता है। चाइना का एग्जांपल ले लें या किसी और देश का एग्जांपल ले लें, या कॉलोनियल जो रूल थे उस टाइम पे आप देख लें, हर देश जो है दूसरे देश को गुलाम बनाने के मूड में था। तो ज़मीन जो है वो चाहिए था और ज़मीन जो है वो वेल्थ आज भी है किसी भी देश का। और अगर वेल्थ है तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर के साथ। तो अगर एग्रीकल्चर है तो वेल्थ है, ज़मीन है, लैंड है। हम ये मान के चल सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक कंट्री के जो है वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और इस वेल्थ को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है अगर हम इसके बारे में प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ काम करें। और एग्रीकल्चर को जो है सिर्फ उन लोगों का काम ना माने जो पुअर हैं या अनएजुकेटेड हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा। अभी थोड़ा सा जो है फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमें ये तो पता लग गया कि एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए, डेवलप्ड कंडीशन में होना चाहिए और ये डेवलप्ड होगा तभी जो है बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या रियल में इंडियन एग्रीकल्चर है वो डेवलप है। क्या हम ये मान सकते हैं कि भाई हाँ अब हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ऐसी सिचुएशन में आ चुकी है कि वो ट्रेड की बात करें या इंडस्ट्रीज़ की बात करें या अदर जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी बात करें, उनको क्या कर देगी, ये सपोर्ट कर देगी। तो उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और वो चेक करते हैं थ्रू फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडियन एग्रीकल्चर की फ़ीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर वही है जो ब्रिटिश टाइम पे था, लो प्रोडक्टिविटी। पहले भी लो प्रोडक्टिविटी थी और आज भी लो प्रोडक्टिविटी है। उसको आप जो है ना सिंपली एक टेबल से जो है थोड़ा सा क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और जब आप टेबल चेक करेंगे तो बड़ा एक शॉकिंग फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ राइस की, तो राइस अगर आप इंडिया का प्रोडक्शन देखेंगे तो ये टन में दिया हुआ, आप इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 36 क्विंटल हो जाएगा। कि इंडिया जो है पर हेक्टेयर जो है 36 क्विंटल जो है राइस का प्रोडक्शन करती है, 31 क्विंटल जो है व्हीट का प्रोडक्शन करती है और जो मेज़ की बात करें तो वो 26 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अगर हम चाइना के साथ कंपैरिजन करके देखें तो ये 68 क्विंटल जो है पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करता है। आप देखें चाइना अगर हम ये माने कि 1950 में इंडिया के साथ ही था, इंडिया के जैसा ही था और हम ग्रोथ की संभावनाओं को तलाशे तो ये लगता था कि इंडिया के अंदर जो है ज़्यादा कैलिबर है चाइना के मुकाबले, इंडिया जो है जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जहाँ पे राइस चाइना के अंदर 68 क्विंटल पर हेक्टेयर आ जाता है, हमारे यहाँ पे कितना है 36 क्विंटल। तो ये शो करता है कि एग्रीकल्चर में हम जो है बहुत पीछे रह गए उनसे, लगभग डबल से ज़्यादा। तो यही ग्रोथ आपको टोटल डेवलपमेंट में नज़र आएगी। चाइना जो है वो डेवलपमेंट में मान लें, चाहे वो आर्मी के अंदर मान लें, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर मान लें, वो हमसे एक किस्म से डबल आगे है और अब उसको जो है कैच करना बड़ा एक किस्म से मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो और वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को जो है ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए।
वियतनाम एक छोटा सा देश है जो आज भी डेवलपिंग है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 58 क्विंटल जो है पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर लेता है। तो आप यहाँ पे देखें इन देशों के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा डबल जो है उनके पास फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल हैं। और सीधी सी बात है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा सप्लाई में है तो प्राइस भी कम मिलेगी, मतलब कम प्राइस पे ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। अगर आप वीट की बात करें तो इंडिया का जो है 31 क्विंटल है, लेकिन वही चाइना की बात करें तो 65, मतलब डबल से ज़्यादा 65 क्विंटल पर हेक्टेयर। यूके की बात करें तो मतलब कमाल हो गया, और 90 क्विंटल जो है यूके जो है यूनाइटेड किंगडम जो है प्रोड्यूस कर लेता है वीट। तो आप मान के चलें कि भाई 1 हेक्टेयर में 90 क्विंटल, पॉपुलेशन वैसे ही कम है, तो यूके किस पे डिपेंड होगा, किसी पे नहीं। वर्ल्ड एवरेज की बात करें, चाहे हम राइस की बात कर लें, चाहे हम जो है व्हीट की बात कर लें, दोनों में ही जो है 45 क्विंटल यहाँ पे है, 33 क्विंटल यहाँ पे है। दोनों में ही हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे हैं, मतलब पूरी दुनिया का एवरेज लगाएं प्रोडक्टिविटी के मामले में, तो इंडिया जो है प्रोडक्टिविटी के मामले में वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे जो है उसका प्रोडक्शन चला हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर को जो है हमारी पॉपुलेशन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, वो इसको एक बिजनेस वेंचर मान के नहीं चल रही। इसका जो है नुकसान हमें जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है मेज़ की बात करते हैं तो 26 क्विंटल बात करते हैं, चाइना 58 क्विंटल, मतलब फिर डबल से ज़्यादा। यूएसए की बात करें तो कमाल है भाई, 107 क्विंटल जो है क्या करता है पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर लेता है। तो क्या ये किसी मतलब फॉरेन या एलियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, नहीं, बस इन्होंने जो है यहाँ की पॉपुलेशन जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को एक बिजनेस वेंचर माना, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर आए हैं, जिसकी वजह से ये जो है प्रोडक्टिविटी नज़र आई है। तो अगर हम इस टेबल को चेक कर लें तो बिल्कुल साफ क्लियर जो है हो चुका है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के मामले में आज भी हम पीछे हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो है आज भी जो है बैकवर्ड सिचुएशन के अंदर है। दूसरा जो है सबसे खतरनाक जो चीज़ है हमारे देश की, वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्या हो गया हमारे देश में, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है वो ये है कि अगर आपको किसी 1 हेक्टेयर ज़मीन को जोतना है, उसमें फसल पैदा करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेबर की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे 10 लगे हुए हैं भाई, ठीक है जी। तो जितनी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा लेबर जो है एंगेज्ड है किसी काम के अंदर। तो अगर हम ये एग्जांपल मान लें कि 2 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 10 लगे हुए हैं, तो 8 जो लेबर हैं वो क्या है, सरप्लस हैं। अगर उनको काम से बाहर निकाल दिया जाए तो आपका जो आउटपुट है वो कम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो आउटपुट बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि जैसे ही कोई फैक्टर फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, और उसके साथ हम किसकी बात करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को ले लेते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर के साथ जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट को बढ़ाते जाओगे, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो इनिशियली क्या हो सकता है, राइज कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करेगा, फॉल करेगा। जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंडिया में जो है क्योंकि जितने लेबर चाहिए थे उससे हमने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, तो सीधी सी बात है हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव जा चुकी है एग्रीकल्चर के अंदर। तो जैसे जैसे आप इसको लेबर्स को, एक्स्ट्रा लेबर्स को निकालोगे, तो आपका जो टोटल आउटपुट है वो कम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर हम 10 लेबर के साथ किसी ज़मीन के अंदर हम 36 क्विंटल प्रोड्यूस करें हैं अनाज को, फूड ग्रेन को, तो अगर आप 2 लेबर के साथ करोगे तो ये 60 से 70 क्विंटल अपने आप जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे जो हमारा जो आउटपुट लॉस आया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी किस में जगह जा चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउन पे जा चुकी है। तो ये जो एक फैक्टर है जो हमारी एग्रीकल्चर में है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग काम करते हुए नजर आएंगे, और इससे 2 नुकसान हमने कर दिए हैं। एक तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कम कर दिया है। दूसरा जो हमारा जो मैन पावर है उसको हमने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये मैन पावर कहाँ यूज़ हो सकता था, ये इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता था, ट्रेड में यूज़ हो सकता था, ठीक है जी, जो अदर एक्यूपेशन है उसमें यूज़ होता है, वहाँ पे शायद ये पॉजिटिव जो है कंट्रीब्यूशन करता जीडीपी के अंदर। लेकिन हमने एग्रीकल्चर में नेगेटिव के साथ क्या कर दिया, इनको एक्सप्लॉइट कर दिया। और ये एक किस्म से ये मानने भी मजबूरी भी हो गई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये यहाँ से बाहर निकलें तो कहीं जॉब अवेलेबल भी नहीं है। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी वजह से जीडीपी कम है। और यही चीज़ जो है क्या करती है, हमारी बैकवर्डनेस और पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट
करती है। तो अगर आपको पॉवर्टी को ख़त्म करना है, बैकवर्डनेस को ख़त्म करना है इकोनॉमी से, तो सबसे पहले आपको डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर गए तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्टिविटी लो थी वो अपने आप सोल्व हो जाएंगी, या और प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर से वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो है हम फीचर्स की बात करें तो आज भी डिपेंड है हम किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। बरसात होगी तो आउटपुट अच्छा होगा, एग्रीकल्चर जो है वो आपको अच्छी साइन शो करेगी, और रेनफॉल नहीं है तो आपका जो है फेल हो सकता है क्रॉप जो प्रोडक्शन है। ठीक है जी। तो ये जो है हालात ख़राब है हमारे, मतलब हम इतने सालों में भी जो है एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी की बात करें, वो डेवलप नहीं कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, साथ में हमें इसके ऊपर भी जो है काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि आज भी जो हमारे किसान जो हैं वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं परिवार की। वो बिज़नेस की तरह नहीं करते कि इससे हम जो है सरप्लस जनरेट करेंगे, फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे और फिर आगे तरक्की करेंगे। इस तरह का जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है पैटर्न नहीं है। एक प्रोडक्टिविटी 30 क्विंटल अगर हमने प्रोड्यूस कर भी लिया फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो 30 क्विंटल का जो है वैल्यू इतना ही है कि अगर 5 से 6 मेंबर रहते हैं किसी फैमिली के अंदर तो शायद वो पूरे साल की इनकम भी जो है वो ना बने, सिर्फ 5 से 6 महीने ही उनकी जो है ज़रूरतें पूरी हों। और उसके लिए फिर दूसरी क्रॉप तो मैक्सिमम अगर आप 2 क्रॉप लेंगे तो जो है हम ये मान सकते हैं कि 1 साल तक जो है ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट ही होंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे किसान जो हैं वो डेप्ट वगैरह में नहीं होते। तो ये इसी वजह से है क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है और किसान जो है सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही क्या कर पाता है, काम कर पाता है। मार्केट को जो है वो अभी भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है। या एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें जो है फेलियर देखने को मिलता है। ये हमारी एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो आता है लेक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, कि जो मॉडर्न जो इनपुट्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे। ख़ासतौर से हम फर्टिलाइज़र्स की बात कर लें, इंसेक्टिसाइड्स की बात कर लें, इनको हम जुडिशली यूज़ नहीं करते, बस यूज़ करते हैं, जो मिल गया उसको यूज़ कर गया, जिसकी ज़रूरत है वो यूज़ नहीं किया जाता। क्योंकि दुनिया में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि अगर आप इनका जुडिशली यूज़ करें तो जिस 1 हेक्टेयर पे आप 30 क्विंटल का प्रोडक्शन लेते हैं वहीं पे आप 70 क्विंटल का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ऐसा जो है इंडिया में भी जो है कुछ लोगों ने करके दिखाया है। जो एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो बिहार जो है वहाँ पे जो है एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, उसने क्या किया, अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ के, पढ़ाई तो पूरी की, नौकरी को छोड़ के वहाँ पे जो है राइस का प्रोडक्शन किया। SRI टेक्निक जो है वो उसने यूज़ की, जो एक किस्म से लेबर इंटेंसिव टेक्निक को शो करता है। और उसने क्या किया है, 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 200 क्विंटल जो है राइस प्रोड्यूस कर दिया। जो चाइना का जो मैक्सिमम था वो 180 क्विंटल के आसपास था। मतलब चाइना जो 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल मैक्सिमम प्रोड्यूस किया था, उसने 200 क्विंटल जो है राइस जो है प्रोड्यूस करके दिखा दिया, और ये 6 महीने के अंदर। तो ये आप सोच के देखें कि भाई अगर हम टेक्निक जो है वो ठीक ढंग से यूज़ करें, फर्टिलाइज़र्स को ठीक ढंग से यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको ठीक ढंग से यूज़ करें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए आप देखें इजराइल जैसा एक देश है, वहाँ पे इरिगेशन के लिए कंडीशंस ही अवेलेबल नहीं है, इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी नई टेक्निक जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जैसे एक है हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर सिस्टम। तो वहाँ पे क्या होता है, 1 हेक्टेयर के अंदर वो लगभग 30 से 40 लाख रुपए का जो है क्या कर लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे 1 हेक्टेयर के अंदर जो आउटपुट आता है वो 5 से 6 लाख का आता है। तो 30 लाख और 5 लाख में बड़ा डिफरेंस है भाई। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो है वो मेंटल एबिलिटी नहीं है कि एग्रीकल्चर को हम जो है एक बिज़नेस के रूप में हम क्या करें, उसको यूज़ कर पाए। नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल होल्डिंग्स के, जो एवरेज अगर हम साइज़ की बात करें, लैंड की बात करें कल्टीवेशन के लिए, तो काफ़ी कम है दुनिया के मुकाबले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऑन एन एवरेज जो है 2 से 3 एकड़ जो है पर जो है फार्मर आता है। और ये इतना कम स्पेस है कि जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं की जा सकती। आपको ट्रेडिशनल जो काम है वो आपको क्या करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन ऑफ जो फार्मिंग है वो यहाँ नहीं होगी। और जो मार्जिनल फार्मर है उनकी तो दिक्कतें ऐसी रहती हैं कि वो अपनी ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो एक किस्म से एक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कानून है वो कुछ ऐसे हैं
कि ज़मीन जो है वो क्या होगा, फादर से उसके बच्चों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे गांव छोड़ के शहरों में काम करने लगे, अब उनके हिस्से ज़मीन तो आएगी आएगी, तो ज़मीन बटेगी तो ज़मीन का साइज़ कम हो जाएगा। और क्योंकि वो शहरों में है तो उनको उस ज़मीन से कोई जो है कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो उसको क्या करते हैं वो बेच देते हैं प्लॉटिंग के अंदर, जिसकी वजह से ज़मीन का साइज़ और कम होता जा रहा है और एग्रीकल्चर के लिए वो जो है अब प्रॉफिटेबल जो है नहीं रही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो आज भी जो है इंडिया में जो है अब एक किस्म से बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन के ओनर तो हैं, लैंड के ओनर तो हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर खुद नहीं करते, वो उसको कॉन्टैक्ट पे आगे जो है टेनेंट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं और एक अमाउंट जो है वो सेट कर देते हैं। जो गवर्नमेंट ने तो किया था कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो 50% से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, रेंट ले लेते हैं। तो किसानों के पास आज भी जो है रेवेन्यू जो है इतना सरप्लस में जनरेट नहीं होता कि वो आगे इन्वेस्ट कर पाएँ, और क्योंकि ज़मीन के मालिक कोई और हैं तो सीधी सी बात है वो लैंड पे कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रयास नहीं करते। बस वो ये सोचते हैं कि बस ये साल निकले और उनकी ज़रूरतें पूरी हों, अगले साल देखेंगे ज़मीन मिलेगी तो देखेंगे, नहीं तो किसी और को देखेंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप होने नहीं देती, क्योंकि जब तक ओनरशिप का राइट नहीं आएगा तब तक वो ज़मीन आपकी नहीं होगी, तब तक आप उसमें जो है परमानेंट इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं लेके आएंगे। तो ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो लास्ट है फीचर्स के अंदर, वो है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। क्योंकि ज़मीन का साइज इतना कम है, इतना छोटा है कि बड़ी जो मशीनें हैं, चाहे हार्वेस्टर्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, उनको यूज़ करना जो है बड़ा मुश्किल है। अभी भी जो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल वर्क के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उन जो है लैंड्स वगैरह को जो है यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत नज़र आएगा। वरना अगर आप ये सभी चीज़ें बाहर से अगर आप यूज़ करेंगे, ट्रैक्टर्स को आपने रेंट पे लिया, हार्वेस्टर्स को आपने रेंट पे लिया, या बड़ी बड़ी मशीनें उनको आपने लिया, तो एग्रीकल्चर का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो तो इन्हीं के जो है प्राइस को पे करने में चला जाएगा, तो रिवेन्यू आपके पास नहीं बचेगा। तो अभी जो फार्मर्स का जो डेप्ट की बात है या सुसाइड्स की बात है वो इसी वजह से है, क्योंकि ज़मीन का साइज छोटा है। किसानों ने कोशिश किया कि हम क्या करेंगे, हर चीज़ मार्केट से परचेज करके यूज़ करेंगे, अपने मैनुअल एफर्ट को कम करेंगे। रिजल्ट ये आया कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर प्रॉफिट लेना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो आपको मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। जो हाई एंड जो टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का साइकिल इंडिया में जो चला हुआ है, और ये जो है हमारी एग्रीकल्चर को जो है बैकवर्ड कंडीशन पे रखे हुए है। तो अगर हमें इससे जो है पार पाना है या फिर जो है इम्प्रूवमेंट दिखानी है, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो शायद हमें टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वही बदलना पड़ेगा। हमें हार्वेस्टर वगैरह नहीं, हमें कुछ ऐसी जो है टेक्निक्स, ऐसी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को सपोर्ट करे, कि किसान जो है वो बैलों की बजाय शायद कुछ एक छोटे इंजन की जो है कुछ गाड़ी या कुछ बाइक वगैरह कुछ इस तरीके से डेवलप करे, वो उसको जोतने में जो है ज़मीन को यूज़ कर पाए। तो छोटी जो इनपुट्स अगर हम जो टेक्निकल गुड्स अगर हम बनाएंगे, तभी जो है इंडिया में जो है कुछ प्रॉफिट्स वगैरह जो है जनरेट हो सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वरना नहीं। तो हमने जो है सिर्फ 2 ही टॉपिक किया आज एक इस वीडियो के अंदर। एक जो है इम्पोर्टेंस की बात की, तो हमने देखा एग्रीकल्चर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ हमने बात किया कि इम्पोर्टेंट है तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन जो है बड़ी पुअर है। और यहाँ पे हम एक कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं कि इतनी पुअर कंडीशन में जो एग्रीकल्चर है कि हम बड़ी ग्रोथ के जो है बड़े डेवलपमेंट के सपने नहीं देख सकते। अगर वो देखेंगे तो हमारी गलती होगी, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो आज का जो वीडियो है बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है क्या करेंगे, रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म आए हैं, ठीक है जी, और प्रॉब्लम्स जो हैं क्या है हमारी एग्रीकल्चर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।